क्लास में चल रहा था। आज हम लोग बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दैट मीन्स असहयोग आंदोलन। देखो क्या है असहयोग, तुम वहां सोचो, एक वहां सोचो, एक सेकंड। आज हम लोग चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका सीधा सा मतलब है असहयोग, मतलब हम अब आपका सहयोग नहीं करेंगे। एक्चुअली ये 1920 का ऐसा आंदोलन है जो गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन में से काउंट होता है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब महात्मा गांधी 1915 में भारत, 9 जनवरी 1915, आज भी हम भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाते हैं वो इन्हीं डेट को मनाते हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जो वो दक्षिण अफ्रीका से भारत प्रवास हुए, इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। जब यहाँ आए तो इस दौर में भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा, 1914 से 1918 का था। और गांधी जी के भारत आने के बाद उन्होंने तमाम भारतीयों का आह्वान किया कि आओ ब्रिटिश हुकूमत में शामिल होकर प्रथम विश्व युद्ध में हम इंग्लैंड का साथ दें। और हमारे युवा ने किया भी ऐसा। यहाँ तक कि कई लोग तो गांधी जी को सर्जेंट समझने लगे। सर्जेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? जो फौज में नियुक्ति करता है, ये सोचने लगा था। लेकिन गांधी जी की सोच थी कि भाई अगर प्रथम विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो विश्व युद्ध के बाद हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगा ब्रिटिश हुकूमत। कैसे लोग कहते समाज में कि भाई सुख में कहीं पहुंचो चाहे बहुत पहुंचो, दुख में जरूर पहुंचो, ताकि उसके अंदर भावना क्रिएट होता है। ये सोच गांधी जी का भी था। लेकिन जैसे ही 1918 का विश्व युद्ध खत्म हुआ, एक कॉन्सेप्ट है कि हमने कहा सोचा था कि हमें मिलेगा रसगुल्ला, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे आंख में हरा मरचा मार दिया या लाल मरचा का पाउडर मार दिया। कैसे मारा ये समझना। 1918 के बाद तुरंत अंग्रेजों ने 1919 में कुछ कानून को बना दिया। कुछ कानून, इसमें सबसे पहला कानून था रॉल्ट एक्ट। सबसे पहला कानून था क्या? रॉल्ट एक्ट 1919। इसके तहत स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति के घर में हथियार, डंडा, तलवार जैसी चीजें ना हो। ये कानून बना दिया। और ये कानून का एक ही मतलब था बाबू कि अगर इसमें कोई पकड़ा गया हथियार रखते तो उनको बिना वकील, बिना दलील का हम अरेस्ट कर देंगे। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस के अगेंस्ट भी ये कानून बन गया। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो पड़ेगा कहाँ? पंजाब में। क्योंकि पंजाब हम जानते हैं कि भाई वहाँ का सिख धर्म का ये सिस्टम ही है कि भाई उनको तलवार रखना है। तलवार तो पंजाबियों की क्या है? पहचान होती है, सिखों की पहचान है। और वर्तमान में भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 ये जो है उन लोगों को उनको अधिकार भी देता है कि आप तलवार लेकर चल सकते हैं। लेकिन आप और हम बैंक में एक डंडा लेकर नहीं जाएंगे, तलवार लेकर घुसते हैं क्योंकि उनका अधिकार है। लेकिन अब इसका प्रभाव पड़ने लगा किस पे? पंजाब पे। तो पंजाब के लोग इसमें सबसे ज़्यादा इस कानून का जो है वो विरोध करना शुरू किया। इस कानून का विरोध का परिणाम निकला कि पंजाब में लगा दिया गया मार्शल। क्या लगाया गया? मार्शल लॉ लगा दिया गया। और मार्शल लॉ लगने के बाद, मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है कि भाई हर स्थिति में चीज़ों को जो है अब हम शून्य में नहीं रख सकते हैं। इसी क्रम में एक क्षेत्र है जिसका नाम है अमृतसर, और अमृतसर में एक पार्क है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। गांव के लोग वैशाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन जो यहाँ पर वो लोग आए हुए थे जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग में जो है ये तमाम लोग, जो हम जानते हैं वैशाखी सिखों का महान पर्व होता है, सिखों का महान पर्व होता है। और ये लोग यहाँ आए और इसी के यहीं पे हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सिख धर्म का जो मंदिर है वो कौन सा है बाबू? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। लोग वहाँ मत्था टेकने आए, गांव से दूर दराज से पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग तमाम लोग आए और माथा टेकने के लिए, अपने पर्व मनाने के लिए वो लोग वहाँ पे पहुँचे। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था ना कि ब्रेकिंग न्यूज, टीवी चैनल्स
था क्या? नहीं तो गांव वाले को पता चलेगा क्या लगा है अमृतसर में, पंजाब में, मार्शल लो कौन लो, कोई मतलब नहीं, सीधा साधा आदमी गांव वाला। तो वो लोग सीधा जो है वो पहुंच गया अमृतसर स्वर्ण मंदिर में, मत्था टेका, और भाई इस पार्क में जलियांवाला बाग, एक्चुअली जलियांवाला नाम इसलिए इसका है क्योंकि रंजीत सिंह के एक मंत्री थे जिनका नाम था जाला, उन्हीं के नाम से ये पार्क को बनाया गया था। स्वर्ण मंदिर से 100 मीटर सामने ये पार्क है, ठीक है। यहाँ पे तमाम गांव वाले लोग आए, बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। उस समय तो होटल नहीं था कि भाई चल होटलों में खा लेंगे, घर से खाना लेकर लोग जाते थे। यहाँ पे पूरी तरीके से लोग खाने लगे, और इसी क्रम में जो है ब्रिटिश हुकूमत तक ये मैसेज पहुंचा कि भाई जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्र, बिना जाने बिना पहचाने जनरल ओ डायर और सेनापति आर डायर ने अचानक से मैसेज छेड़ दिया कि भाई जाओ, जो रहे उस पे उठाइए। मतलब बिना सोचे समझे कि भाई क्या है नहीं है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, ये पूरी तरीके से मैसेज को छेड़ दिया। और मैसेज को छेड़ने का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत चारों ओर से उस पार्क को घेर कर जो है उन बच्चे, बुजुर्ग, महिला की बिना जांच पड़ताल किए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब इसकी जांच की मांग आई तो जांच की मांग के लिए एक कमेटी आया जिसका नाम था हंटर आलू। ब्रिटिश हुकूमत से कमेटी भेजा गया, जांचो भाई जलियांवाला बाग में क्या हुआ, हंटर आलू। मतलब यहाँ पे ओ डायर को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ओ डायर को यहाँ पर हंटर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर जो है उनको प्राइज दिया गया, मान के तलवार की उपाधि और 26 लाख पाउंड नगद। मतलब इस आयोग ने जांचा और कहा कि भाई ओ डायर ने जो किया बिल्कुल सही, ओ डायर ने जो किया बिल्कुल सही किया। तो भाई कहीं ना कहीं तो हमारी आत्मा का बदसाला हो गया, क्योंकि भाई हम उम्मीद रखे थे कि अपराधियों को सजा मिले, लेकिन कमेटी ने क्या किया, उनको उपाधि दे दिया मान के तलवार का, और नगद इनाम दिया कितना, 26 लाख पाउंड सम्मान दे दिया उसको। तो अब हम बर्दाश्त करने वाले थे क्या? तो अब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले थे, तो हमने अपने लिए एक कमेटी जांच के बनाया जिसका नाम था कांग्रेस जांच समिति के तहत हम जांच करना शुरू किए। इतना घटना हो चुका था, और इस घटना में अब झुकना सही नहीं था, इसलिए हमने एक सोच लाया गांधी जी के द्वारा, जिसका नाम दिया गया क्या, असहयोग आंदोलन।